जो मैंने साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट ले लिया, ठीक है। अब इस साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है ना, हमें एक कॉर्नर चूज करना है। मान लो ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। अब यहाँ से आप क्लॉकवाइज मतलब यूं, कौन कौन से कंट्रीज हैं इनके नाम लिख लें और उनके कैपिटल्स, इस तरीके से। क्या ब्लैक लाइन दिखाई पड़ी आपको साउथ अफ्रीका के अंदर? हाँ, तो हमने क्या किया, किसी भी एक, मतलब हमें ऊपर वाला पॉइंट ही लेना है मोस्टली, और वहां से यूं क्लॉकवाइज देखते चलना है कि कौन कौन सी कंट्री आ रही है। पहला स्टेप तो हमारा ये है। तो हमें एक कॉन्टिनेंट वाइज करना है। मान लीजिए हमने पहले किया नॉर्थ अमेरिका के लिए, फिर साउथ अमेरिका के लिए, ठीक है, फिर अफ्रीका के लिए, फिर यूरोप के लिए, और फिर एशिया के लिए, इस तरीके से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ऊपर वाले कोई भी पॉइंट से स्टार्ट किया और हम यूँ साइड बाय साइड चलते हुए चलेंगे, और कौन-कौन से कंट्री, कौन-कौन से आइलैंड्स आ रहे हैं ना, उनके नेम हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे जैसे कि मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ना डिजाइन, ये डिजाइन के फॉर्म में जो जो कंट्री आ रहे हैं उनके नेम। अब उससे फायदा क्या होगा बता दूं मैं आपको। जब आप ऐसे कर लेंगे ना, जैसे कि आपने साउथ अमेरिका का कर लिया, तो अब इधर की साइड में आपको दिख रहा होगा ये एंडीज है। अगर आपको कंट्री के नाम पहले से मालूम है ना, तो फिर आपको ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एंडीज कौन कौन सी कंट्रीज में है। आप बहुत आसानी से ये आइडिया लगा पाओगे कि एंडीज कौन कौन से कंट्रीज में स्प्रेडेड है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसे ही। हाँ, यूरोप के अंदर अगर आपको लेना है ना, तो आप यहाँ से ले लीजिए नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। ये है ना, ये इस तरीके से ये है यूरोप का पार्ट है, ठीक है। वो तो आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज मिल जाएगा नेट पे, अगर आप देखोगे ना, तो ये यूरोप का मैप है इस तरीके से। इसमें आपको नॉर्थ से लेकर, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहां से क्लॉकवाइज मार्क करते हुए नेम लिख लो एक बार। पहले क्लॉकवाइज मार्क कर लो, फिर उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कोई भी चीज कौन कौन सी कंट्रीज में है, क्योंकि बार बार ये चीजें आएंगी और हमें याद करना पड़ेगा। उस याद करने की बजाय बेटर ये होगा कि आप इस तरीके से कर ले। एक बार आप कर लोगे तो आपको कुछ नेम फेमिलियर हो जाएंगे, फिर एक बार जब मैं कराऊंगा तो वो नेम आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरा मानना मतलब ये चाह रहा था मैं कि ये कर लो आप। बहुत सारी चीजें हैं ना, डेजर्ट कहाँ पे आ रहा है, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, तो उसके लिए सबसे पहली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको थोड़े नेम आने चाहिए कंट्रीज के। नहीं तो जब मैं पहली बार बोलूंगा ना तो बड़े अजीब से लगेंगे। तो उससे पहले अगर आपने एक बार खुद लिख लिए होंगे अपनी कॉपी के अंदर, तो वो चीज आसान रहेगी। और फिर मैं आपको ये कॉन्टिनेंट वाइज कराऊंगा कि कॉन्टिनेंट कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। तो आपको दिख ही रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, और ये वाला पूरा एशिया है ही, ठीक है, और ये वाला ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का इतना काम नहीं आता अपने, लेकिन ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अपने काम के हैं। तो इनके लिए आपको ये करना था, तो इन कंट्री के नाम लिख लो, और उसकी कैपिटल भी अगर हो सकती है तो लिख लीजिए। हालांकि ये मैप हुआ। हाँ, देखो ऐसे याद करनी नहीं है। अगर आपने ऐसे एक बार अभी लिख लिया, एक बार मैं पढ़ाऊंगा तब लिख लोगे, ठीक है, फिर दो तीन बार और रिवीजन होता रहेगा बीच में, तो अपने आप ही याद होगा ना, रटना नहीं है। लेकिन हाँ, ये आनी चाहिए हमको। हर किसी की तो कैपिटल याद नहीं करनी है, लेकिन आपको पढ़नी जरूर है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा कंट्रीज की कैपिटल याद हो जाए। क्योंकि ये यूपीएससी एग्जाम है, इसमें आप कोई भी चीज के लिए ये नहीं बोल सकते कि ये वाली चीज तो छोड़ देनी ही सही होगी, नहीं। कैपिटल्स कई जगह आ जाती है। कंट्री एंड कैपिटल आपसे सी सेट में भी पूछ सकता है एनालॉजी के अंदर।
एनालॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं ना रिलेशन फाइंड आउट करने वाले। हम्म। तो वहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए और हमें आनी भी चाहिए नॉर्मली, क्योंकि आईआर भी पढ़ोगे आप, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर के अंदर भी काम आता है। आईआर के अलावा ज्योग्राफी का पार्ट तो हो ही गया। फिर करंट अफेयर। करंट अफेयर में मान लीजिए किसी कंट्री के साथ कोई हमारी बातचीत चल रही है या फिर उसकी कैपिटल, तो वो तो अल्टीमेटली वो नाम आ ही जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि पूरे 205 के 205 के कैपिटल याद करने हैं, बट हाँ, एक बार आपके आंखों के सामने से कोई नाम गुजर जाएगा ना, तो आपको एटलीस्ट ये तो याद रहेगा ना कि हाँ यार, एक कंट्री है, कैपिटल है, सिटी है, क्या है। भले ही याद ना रहे, भले ही हमको ये याद ना रही कौन सी कंट्री कैपिटल कौन सी है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इतना याद जरूर हो जाएगा कि हाँ यार, ये कंट्री का नेम है और ये कैपिटल का नेम है, भले ही आपस में मैच ना कर पाओ आप उसको। तो ये काम करना था आपको। और आई थिंक उस दिन बताया था मैंने ये वाली चीज, यही तो बताई थी उस दिन की ऐसा करना है आप लोगों को। तो उस केस में मैसेज किया करोगे, समझ में नहीं आ रहा है ना, मैसेज कर दिया करो, मैसेज पहुंच रहा होता है, आप मैसेज जरूर करें। तो ये काम करना है। और ये सभी कॉन्टिनेंट के लिए करना है हमें, क्योंकि नेम, जैसे इंडिया की जब हम बात करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, तो इंडियन ज्योग्राफी में पहले हमें कैपिटल इन स्टेट्स का आइडिया होना चाहिए, कौन सी स्टेट्स, कौन सा कैपिटल किसका है, और कौन सी स्टेट की सिचुएशन कहाँ पर है, उसके पड़ोसी स्टेट कौन कौन से हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं भी पूछा जाएगा कंट्री का नेम और उनकी कैपिटल, तो वो इनडायरेक्टली पूछ ही लिए जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं पे तो ऐसा होगा जहाँ पे उसका यूज आ ही जाएगा। और क्योंकि एग्जाम यूपीएससी है, हमको नहीं आइडिया कि वो कौन सी कंट्री के बारे में पूछेगा, तो इसलिए हमें सभी तैयार करने होते हैं। यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है पक्का कि कौन सी कंट्री कौन सी स्टेट के बारे में पूछा जाएगा। तो ये चीज आपको कॉन्टिनेंट वाइज करनी है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, जैसे मैं बताया था दोबारा से, कि सबसे पहले आप नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट करिए। नॉर्थ अमेरिका में ऊपर हेडिंग भी डाल दो, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज लिखा। अब इसमें आपने पहले कोस्टल कंट्रीज के नाम लिख लिए जो कोस्ट के साथ मिल रही हैं। फिर उसी मैप में अगर आप अंदर देख रहे हो, कुछ नेम ऐसे मिल रहे हैं जो मोस्टली न्यूज में रहते हैं या फिर काम, मतलब ऐसे सुने हैं आपने, उनका नाम लिखना है। फिर यही काम करना है हमें साउथ अमेरिका के साथ। पहले कोस्टल कंट्रीज, यानी जो लाइन, बाउंड्री लाइन पर हैं उनके, और फिर हमने देखा बीच में कि क्या कोई नाम है ऐसा जो हमने सुना है, तो उसका नाम और कैपिटल। देन अफ्रीका, सेम थिंग, यूरोप के लिए, और फिर एशिया के लिए, कि एशिया में कौन से कंट्रीज कोस्ट यानी बाउंड्रीज पर हैं, आउटर लाइन पे। और फिर अगर कोई कंट्री अंदर भी है, तो उसका नाम क्या हमने सुना है, जैसे चाइना है। अब अगर आप कोस्ट में जाओगे तो चाइना मिल नहीं पाएगा तुमको ढंग से, तो चाइना का नाम लिखना है बाद में कि हाँ, ये चाइना भी इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि एक तो हमारा पड़ोसी हो गया। और या फिर ऐसे समझ लो आपकी जो भारत के पड़ोसी देश हैं, कितने देश पड़ोसी हैं भारत के? हाँ जी। मेरी वॉइस आ रही है? हम्म। 7, ओके। हम आते हैं अब हमारे टॉपिक्स पर। जैसे कि पहला टॉपिक ले लेते हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स। हेडिंग डाल लीजिएगा, या फिर जैसे भी आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें देख लेना। टॉपिक का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य स्थलाकृतियां। क्योंकि आप लोगों ने एनसीईआरटी की हुई है, एनसीईआरटी पहले ही पढ़ा दी गई थी आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपने भी याद की होंगी। याद की हैं आप लोगों ने? अब
जो बात हम लोग आपको बार-बार बोलते हैं, जैसे मैं या मैम दोनों ही बोल रहे होंगे कि पहले एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लीजिए। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी पहले से आती होंगी, तो जब मेन चीज़ पढ़ाएँगे आपको, तो वो आसान रहेगी समझने में आप। और अगर एनसीईआरटी नहीं आएँगी, तो ये चीज़ अब समझ में नहीं आ पा रही होगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मुख्य स्थलाकृतियाँ, तो आपने एनसीईआरटी में मेजर लैंडफॉर्म से मुख्य स्थलाकृतियों के नाम में कौन-कौन से नाम पढ़े थे? कुछ याद आ पा रहे हैं आपको एनसीईआरटी से? कुछ पढ़ा था आपने? ठीक। व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? लैंडफॉर्म्स यानी स्थलाकृतियाँ। लैंडफॉर्म क्या होता है? और मैं इसलिए हिंदी में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैम आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से करा रही होंगी हिंदी में, और नहीं तो जब हम आपको ये पीडीएफ देंगे, इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो। और सेकंड थिंग ये भी है कि कोशिश करो, अगर आप इंग्लिश में दे सकते हैं यूपीएससी, तो इंग्लिश में ही दीजिए। देखिए लैंडफॉर्म क्या होता है? अ लैंडफॉर्म इज अ डिस्टिंक्ट फीचर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल टेरेन। यानी अर्थ के सरफेस पर जो चीजें हमें मिलती हैं, जो पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कुछ जो है वही क्या है? लैंडफॉर्म है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लैंडफॉर्म में काउंट होंगी, और हम इसे डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ईच लैंडफॉर्म possess its unique physical shape, size, material, which are a direct outcome of specific geomorphic process and agents at work. हर एक स्थलाकृति एक विशेष प्रकार के तरीके से बनती है। उसका शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, वो किस मटेरियल से बनी हुई है ये भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। और ये सभी अलग अलग स्पेसिफिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बने होते हैं। जियोमॉर्फिक यानी अर्थ के सरफेस पे उपस्थित कारकों से। कारक यानी फैक्टर्स। जैसे कि कोई इसला कर सकती है वाई वाटर बनी हो, वाटर के थ्रू। कोई इसला कर सकता है विंड के थ्रू बनी हुई है, या फिर कोई इसला करती हमारे अर्थ बनने के साथ जो प्रोसेस रहा होगा उसके थ्रू बनी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्रोसेस अलग अलग है बनने का, और उसके फिजिकल फीचर्स और मटेरियल भी क्या मिलेंगे आपको? डिफरेंट मिलेंगे। Geomorphic processes and agents generally act at a slow pace. जियोमॉर्फिक यानी अर्थ के सरफेस पे जो हवा है, पानी है, या जो प्राकृतिक कारक हैं, उनका जो प्रोसेस होता है, उससे जो चीजें बनने की दर होती है वो स्लो होती है, लीडिंग टू ग्रेजुअल चेंज इन द लैंडफॉर्म ओवर टाइम। और ये स्लो प्रोसेस से चेंज करेंगे टाइम के साथ। जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर जो पहाड़ के अंदर होता है वो धीमे धीमे टूटता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इन विंटर एंड समर। विंटर और समर के टाइम में टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में ही ऐसा हो जाता है कि टूट जाता हो, नहीं, उसे एक लंबा समय लगेगा। मेरी बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? ठीक है। ड्यू टू ग्रेजुअल नेचर ऑफ दिस प्रोसेस, इट टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द रिजल्ट टू बिकम apparent shape द लैंडफॉर्म। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है वो ग्रेजुअल होगा, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो रहा होगा, धीरे-धीरे हो रहा होगा। इसीलिए जो आकृतियाँ या जो परिवर्तन हमको दिखाई पड़ेंगे ना, उस परिवर्तन को विज़ुअल होने में, विज़ुअल यानी कि हम देखकर उसका अंदाज़ा लगा पाएँ कि हाँ यार परिवर्तन तो हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि पर्वत है, जो यंग फोल्ड माउंटेन है या जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, एंशिएंट माउंटेन है, तो एंशिएंट वालों की हाइट कम होगी, वो टूट जाते हैं या फिर उनकी हाइट धीमे-धीमे कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2-4 दिनों, 5 दिनों में ही कम हो जा रही है हाइट। दूसरा हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है ना? हर साल हिमालय की हाइट बढ़ जाती है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि देखने से हमको लगे कि यार बहुत बढ़ गई। कितना बढ़ती है? मुश्किल से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी वो विज़ुअल नहीं है हमारे लिए। अब विज़ुअल कब होगी?
जैसे मान लो कि 5,000 करोड़ सालों के बाद देखा हमने, तो मालूम पड़ेगा कि हाँ यार अब चेंजेस हो गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि ह्यूमन लाइफ इतनी होती ही नहीं है। इंसानों की लाइफ अधिकतम कितनी होती है, 100 सवा 100 साल के आसपास होगी, तो वो चेंजेस खुद देख नहीं पाएंगे। तो ये जो चेंजेस होते हैं नेचर के अंदर, वो लंबे समय के अंदर होंगे। एवरी लैंडफॉर्म हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन। और हर एक आकृति या स्थलाकृति जो बनेगी, उसका एक प्रारंभिक अवस्था होगी, और प्रारंभिक अवस्था के बाद वो वृद्धि करेगा, इनिशियल फॉर्म जिसे हम लोग बोलते हैं। ओवर टाइम लैंडफॉर्म में एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन इन their shape, size and characteristic, which can occur at varying rate depending on the continued influence of geomorphic process and agents। तो होगा क्या, ये अलग अलग रेट पे काम करेगा कि किस स्पीड से ये लैंडफॉर्म बन रहे हैं, और जिस स्पीड से ये लैंडफॉर्म बनेंगे उनके शेप, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स वो उसी तरीके से डिफाइन होते हैं। तो हमें यहाँ पे हर एक लैंडफॉर्म को पढ़ना है, उसके फीचर्स को समझना है, और हल्का-फुल्का उसका हमें मतलब हल्का-फुल्का जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है कि अच्छी खासी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब देखिए फर्स्ट, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म बाय मेड बाय रनिंग वाटर। बहते हुए पानी से कौन-कौन सी स्थलाकृतियाँ बन सकती हैं? तो हाउ डज़ रनिंग वाटर एक्ट एज़ अ जियोमॉर्फिकल एजेंट, कि किस तरीके से बहते हुए पानी का काम होता, मतलब बहते हुए पानी से अलग-अलग आकृतियाँ बन रही होती है। आकृतियाँ मतलब स्थलाकृतियाँ कैसे-कैसे बन रही होती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, तो रनिंग आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना? मतलब स्क्रीन दिख पा रही है ना ठीक-ठाक तरीके से? हाँ, नहीं तो आपके फ़ोन में एक वो होता है ना, ज़ूम करने का फ़ंक्शन होता है कि आप अपनी दोनों उँगलियों से उसको ज़ूम भी कर सकते हो स्क्रीन को, है ना? ज़ूम कर लीजिएगा अगर किसी को छोटा दिख रहा हो तो। रनिंग वाटर possess a significant agent and is a more potent geomorphic agent compared to wind, gravity or glacier resulting in greater erosion। बहता हुआ पानी जो है वो ज़्यादा एनर्जी रखता है, या फिर उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है एज अ जियोमॉर्फिक एजेंट, यानी इस भूगर्भिक भू स्थल पर जो अलग-अलग एजेंट हैं, जैसे कि पानी के द्वारा तो बन ही रही है, हवा के द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ग्रेविटी के थ्रू बनती हैं, ग्लेशियर्स के थ्रू बनती है। तो इन सभी चीज़ों में जिसका इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा है वो है वाटर। जैसे अभी के टाइम में लैंडस्लाइड हो रही है, तो ये आकृतियों को तोड़ देना यानी माउंटेन को तोड़ देना भी क्या है, इसे भी हम बोल सकते हैं कि इन्होंने नई स्थलाकृतियाँ बना दी है। ये तो हमको लग रहा है ना कि यार हमारा घर था और ये फ्लड आई और हमारा घर टूट गया। लेकिन अगर हम वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो इसमें तो क्या होगा कि एक स्थलाकृति को तोड़कर दूसरी तरह की स्थलाकृति बन गई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक स्थलाकृति को तोड़कर दूसरी स्थलाकृति बन गई है। जैसे कि ऐसे समझो कि मान लो ये कोई एरिया था और इसमें ऐसे कोई माउंटेन था, और पानी आया और उसने अपर ये टॉप वाला पार्ट तोड़ दिया। तो अब ऐसे वो टूटा नहीं है, हमारे हिसाब से टूटा हुआ है, लेकिन पॉइंट ये है कि उसने अब इस तरह की स्थलाकृति बना दी है। सेकंड वाली देखो, बी वाली जिसमें पीक टूट चुका है। तो अगर ये वाटर के थ्रू ऐसा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे कि वो टूटा नहीं है, ये एक नई स्थलाकृति फॉर्म हो गई है, बन गई है। इस तरीके से बोला जाता है इसको। तो उन स्थलाकृतियों को बनाने वाले एजेंट्स में वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है। Running water actively modifies landform by eroding surface and transporting sediments, make it the most influential geomorphic agent। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है, जो रनिंग वाटर होता है, उससे लैंडफॉर्म मॉडिफाई होती रहती है। मॉडिफाई यानी चेंज। इरोड या चेंज कैसे होगा? इरोडिंग के थ्रू। इरोडिंग क्या होता है कि वाटर की स्पीड या वाटर के फीचर्स की वजह से टूट जाना किसी का, इरोड हो जाना यानी टूट जाना, जंग लग जाना, ऐसे इस चीज को बोल रहे होते हैं हम लोग। इरोड हो गया है, और फिर जब इरोड होगा, तो जैसे कि यहाँ पे वाला डायग्राम देखो, जो इतना पार्ट ये टूट के गया, ये कहीं ना कहीं तो पानी के साथ बहते हुए इकट्ठा होगा, और जहां पर ये जम जाएगा दोबारा जाके उसे बोलते हैं डिपोजिशन। तो
ये जो पत्थर कंकड़ पत्थर बहेंगे उसे बोलेंगे सेडिमेंट्स। जो चीज इनको बहा कर लेके जा रही है उस चीज को बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग। और जहां पर जाके दोबारा सेट हो जाएंगे उसे बोलेंगे हम लोग डिपॉजिट एरिया, जहां पे डिपॉजिट हो गए। ठीक है। Attrition, vertical and lateral erosion, and the deposition of the process through which the running water shape the earth's surface। ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वाटर के थ्रू, क्या एक्टिविटी हो रही है? किसी लैंडफॉर्म को तोड़ना और फिर उस लैंडफॉर्म को बहा कर लेके जाना कहीं पर। तो ये सब कुछ क्या है? फ्रिक्शन है, जिसे बोलते हैं अट्रिशन। अब अट्रिशन मतलब होता है दो पार्टिकल्स का आपस में टकरा कर एक दूसरे को तोड़ देना। हिंदी में इसका प्रॉपर टर्म है संघर्षण। या फिर नॉर्मली समझो तो कि एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में आके टकरा करके रगड़ खा करके टूट जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अट्रिशन। और ये जो अट्रिशन है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और लैंड है, दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, तो जो जब ये दोनों चीज टकराएंगी तो इसे वर्टिकल या लेटरल इरोजन होता है। वर्टिकल यानी ऐसे कोई चीज ऐसे वर्टिकल फॉर्म में टूट सकती है ना? तो इरोजन का बताना चाह रहे हैं, इरोजन यानी टूटना। एंड डिपॉजिट, डिपोजिशन, अब ये टूटा हुआ मटेरियल कहीं ना कहीं बहते हुए पानी के साथ जाएगा और कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा, उसे बोलेंगे डिपोजिशन। ये सब कुछ रनिंग वाटर के थ्रू होता है और इसी प्रोसेस मतलब इसी रनिंग वाटर के थ्रू अर्थ पर या फिर भारत में हमें अलग अलग वैरायटी की लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगी। आप लोगों को समझ में आ पा रहा है? कंफर्म कर दीजिए ना, कर देना जहां पर भी समझ में ना आए या वॉइस क्लियर ना आए तो मैसेज जरूर करिएगा कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। समझ में आ पा रहा है सभी लोगों को? देखो, ज्योग्राफी के अंदर है ना, ये जो वेरियस लैंडफॉर्म्स है, एक तो ये वाला टॉपिक डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो एक तो ये टॉपिक डिफिकल्ट है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा डिफिकल्ट आएगा वो आएगा जब हम लोग क्लाइमेट वगैरह पढ़ रहे होंगे, इंडियन मॉनसून वगैरह पढ़ रहे होंगे, वहां पे डिफिकल्टी होगी। तो इसको मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। हम लोग बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। और जो चीज समझ में नहीं आए आपको उसी टाइम पूछ लेनी है कि ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लैंडफॉर्म के नाम पढ़ेंगे, बहुत सारी स्थलाकृतियों के नाम। इसीलिए हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। पहुंच पा रही है ना वॉइस मेरी? ठीक। देखिए आगे। अब होता क्या है, रनिंग वाटर कैन बी डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट, overland flow as a sheet on the general land surface and inner flow as a stream or rivers in valley। तो जो वाटर है उसके फ्लो कई तरीके के हो सकते हैं, बट इन जनरल हम उसका फ्लो दो तरीके का मान लेते हैं। एक तो मान लेते हैं ओवरलैंड फ्लो, यानी जमीन की सतह पर उसका पानी का बहना। जब जमीन की सतह पर पानी बहेगा तो उससे जो इरोजन होता है उसे बोलते हैं शीट इरोजन। शीट मतलब कि ये जमीन जो है और पानी मान लीजिए यूं फ्लो हो रहा है तो ये ऊपर वाले पार्ट को तोड़ते हुए निकलेगा। तो जब भी एक शीट के फॉर्म में, एक परत के फॉर्म में चीजों को तोड़ा जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं शीट इरोजन। तो वाटर के थ्रू पहला तो क्या हो जाएगा? शीट इरोजन, जो ऊपर की तरफ बह रहा है। इसके अलावा दूसरा होता है इनर फ्लो। इनर फ्लो यानी जो अर्थ के सरफेस के अंदर, आंतरिक परतों के अंदर जो पानी बह रहा है उसके थ्रू भी आकृतियां बनती हैं। ठीक है। वहां पर भी क्या है ना, पानी की गति है, वहां पर भी मूवमेंट है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पानी पहुंचता है। तो उसके थ्रू जो स्थलाकृतियां बन रही हैं उनकी बात की जा रही है। हालांकि हम आंतरिक स्थलाकृति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमें बहुत ज्यादा पढ़ना होगा सिर्फ और सिर्फ बाहरी स्थलाकृतियों के बारे में, जो अर्थ की सतह पर हमको दिख रही होती है, उन्हीं के बारे में ज्यादा समझना है हमको। As running water flow, it carries fragment of rock and soil, deposits them in different location. Running water is responsible for transporting rock soil from mountain top to lower flatter region. Regardless of the climate, running water play a crucial role in forming various landforms both
बोथ इन ह्यूमिड एंड ड्राई रीजन। अब इसमें समझ लो, पहली लाइन जो ये थी कि देखो रनिंग वाटर जो होता है ना, वो फ्रेगमेंट्स यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ लेके बहता है। जैसे आपने देखा ही होगा नदियों के अंदर नीचे पत्थर भी जा रहा है, मिट्टी भी जा रही है, तो वो सब कुछ फ्लो होता हुआ जाता है और ये इनको डिपॉजिट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मतलब ये है कि सारे के सारे पार्टिकल्स, मिट्टी, पत्थर जो इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं पानी के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पे जाके आप डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट कर देगा वाटर, एक जगह पे जाके डिपॉजिट नहीं करता है, अलग अलग जगह पे वो डिपॉजिट करेगा। हम आगे पढ़ेंगे भी कि वो कैसे डिपॉजिट हो रहा होगा। और जो ये साथ में बह रहा है पानी के साथ, कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग रॉक। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा रॉक को, साथ ही साथ मिट्टी भी इसमें ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। अब जैसे कि नदी पहले माउंटेन पर फ्लो होती है, फिर माउंटेन से प्लेन पर आती है, तो माउंटेन के साथ जो मिट्टी वगैरह होगी वो भी इसका फ्लो होते हुए आ रही होती है। तो उन सभी चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करता है और कहाँ लेके जाएगा, कहाँ डिपॉजिट करेगा? फ्लैट सरफेस पर, जहाँ पे स्लोप नहीं होगा, ढलान नहीं होगा पानी के लिए, वहां पर जाके सारी की सारी चीजें डिपॉजिट कर दी जाती है। तो एक तो क्लाइमेट बड़ा रोल प्ले करता ही है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स के लिए क्लाइमेट यानी जो सर्दी गर्मी तूफान ये सब कुछ है क्लाइमेटिक फैक्टर, वो तो मैटर करते ही है, लेकिन वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाने के लिए। तो अभी कौन कौन सी लैंड फॉर्म बनती हैं? तो वेरियस लैंड फॉर्म्स, तो द ह्यूमिड क्लाइमेट वेरियस लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड विद कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो पहला है इरोजनल लैंड फॉर्म। हम लोगों ने बेसिकली दो समझी है कि दो लैंड फॉर्म्स के टाइप कौन कौन सी कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, पहला है इरोजनल, दूसरा है डिपोजिशनल। इरोजनल का मतलब होता है कि कोई लैंडफॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, उसको तोड़कर उसके पार्टिकल को फ्लो करा के लेके जाते हैं और फिर कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, तो उसे बोलेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है, इरोजनल का मतलब समझ में आया कि कोई आकृति पहले से बनी होगी, उस आकृति को तोड़कर कुछ और बनाया जाएगा, उसे बोलते हैं इरोजनल। सभी लोग जग रहे हैं ना? ठीक है, तो देखो इरोजनल में क्या होगा। ओवरलैंड फ्लो मूव सॉइल पार्टिकल्स डाउन स्लोप लीडिंग टू इरोजन। जब किसी सरफेस से पानी बहेगा तो वो सरफेस के पार्टिकल को, मिट्टी के पार्टिकल को अपने साथ तोड़ते हुए अपने साथ बाहर लेके जाएगा, और इसी को हम लोग जानते हैं वेदरिंग के नाम से। वेदरिंग एंड इरोजन कंट्रीब्यूट रॉक मटेरियल टू द रिवर फॉर्मिंग इट्स लोड, कि जो भी रॉक का मटेरियल रिवर के अंदर आ रहा है उसे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाएंगे, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं नदी के पानी के अंदर, उसे हम लोग लोड बोलते हैं। सस्पेंडेड यानी उसमें बीच में जो पानी के साथ बह रहे होंगे मटेरियल, उसे हम लोग लोड के नाम से जानेंगे। द लोड एक्ट एज अ ग्राइंडिंग टूल एडिंग इन कटिंग द रिवर बेड बॉटम एंड साइड। और यही जो लोड होता है वो रिवर के वाटर के साथ जब फ्लो होगा तो वो रिवर के बैंक को कट कर रहा होगा और रिवर की डेप्थ भी बढ़ा रहा होगा। यानी वो डेप्थ में भी कुछ पार्टिकल को और तोड़ के अपने साथ लेके जाएगा, और साथ ही रिवर के बैंक वाले यानी किनारे वाले क्षेत्र एरिया से भी वो रिवर के जो बैंक होंगे उनको ब्रेक डाउन कर रहा होगा वाटर के साथ। द एक्ट द लोड एक्ट एज ए ग्राइंडिंग टूल, ये हो गया। एज अ रिजल्ट द रिवर चैनल डीपन एंड वाइडन, और इसीलिए नदी गहरी और ज्यादा ब्रॉड होती हुई चली जाती है। तो जितनी भी पुरानी रिवर्स होती हैं, चाहे गंगा ले लीजिए, यमुना ले लीजिए, तो वो रिवर्स टाइम के साथ साथ ब्रॉड और डीपन होती रहेंगी, और जो बिल्कुल नई न्यू न्यू रिवर होगी उसकी डेप्थ कम होगी एंड ब्रॉडनेस भी कम होगी। तो जितनी ज्यादा ब्रॉडनेस मतलब जितनी ज्यादा एज बढ़ेगी रिवर की, यानी जितनी पुरानी रिवर होती हुई जाएगी, उसकी डेप्थ एंड उसकी ब्रॉडनेस बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैटर करती है। सपोज कहीं पे स्लोप नहीं है, अगर ढलान कम है, तो उसकी डेप्थ जो है वो नहीं बढ़ रही होगी, है ना, क्योंकि फिर वहां पे आके क्या हो जाएगा, सिल्ट इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप कम, तो वहां पे सिल्ट है, डस्ट पार्टिकल है, वो सब कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल जो है होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वहीं पे आकर डिपॉजिट हो जाएंगे।
तो उसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिवर इरोजन अकर्स थ्रू फोर डिस्टिंक्ट प्रोसेस दैट वर्क इन कंजक्शन विद ईच अदर। तो रिवर जो एक तरीके से तोड़-फोड़ करती है, जो वेदरिंग करती है या फिर जो लैंडफॉर्म बनाती है, उसके 4 बेसिक प्रोसेस हैं। पहला है कोरोजन और अब्रेशन। कोरोजन और अब्रेशन का मीनिंग होता है वही कि कोरोड करना, किसी को टाइम के साथ डिके कर देना। जैसे जंग लगती है और जंग से लोहा टूटने लगता है, बाद में उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो इसे बोलते हैं इरोड हो जाना, कि आयरन क्या हो गया है, इरोड। तो ऐसे ही पहला है कोरोजन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं घर्षण या फिर घर्षण के थ्रू टूटना। देखो, the rock fragments are broken off as the river particles bounce, scrape, and drag against the bottom and sides of the river, resulting in mechanical grinding. तो ये बोलना ये चाह रहा है कि जैसे कि मान लो ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है? और इस रिवर के बीच में अंदर जो मिट्टी के पार्टिकल होंगे या डस्ट पार्टिकल होंगे, स्टोन होंगे, जैसे डॉट डॉट के फॉर्म में जो बना रहा हूँ, तो जब ये रिवर के साथ फ्लो होंगे ना, तो जगह-जगह ये अर्थ के इंटरनल डेप्थ के पार्टिकल को तोड़ रहे होंगे या फिर ये साइड में ब्रेक कर रहे होंगे, जिसे हम बोलते हैं बैंक। तो इसे बोलेंगे कोरोजन। द रिवर कंटिन्यूअस मैकेनिकल एक्शन ग्राइंड अगेंस्ट द बैंक एंड बेड ऑफ द रिवर कॉजिंग इरोजन। और ये लगातार जो प्रोसेस चल रहा है और अधिक डीप करने का और ब्रॉड करने का रिवर को, इसी को हम लोग इरोजन बोल रहे होते हैं और ये होता भी किस थ्रू है, इरोजन के थ्रू होता है। कोरोजन a type of river erosion can occur in two way। और टू वे का मतलब सिंपली है एक डीप में जाएगा तो उसे बोलेंगे वर्टिकल, और दूसरा हो सकता है क्या, ब्रॉडनेस बढ़ा रहा है, तो इसे बोलते हैं लेटरल कोरोजन और वर्टिकल कोरोजन। दिस टाइप ऑफ इरोजन वाइडन द रिवर वैली। तो वाइडन द रिवर वैली यानी पहले मान लीजिए इसकी विड्थ इतनी थी और अभी इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, तो इसे बोलेंगे लेटरल इरोजन। दूसरा है वर्टिकल, वर्टिकल यानी डेप्थ। दिस फॉर्म ऑफ इरोजन डीपन्स द रिवर वैली डाउनवर्ड। और वर्टिकल इरोजन की वजह से क्या होगा, रिवर की जो वैली है, जो रिवर का जो जहाँ से भी फ्लो हो रही है, उसकी डेप्थ बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट। समझ में आया ये वाला पहला पार्ट? ठीक है। दूसरा है सॉल्यूशन, कोरोजन के थ्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि रिवर के पानी के अंदर सिर्फ वाटर यानी प्योर H2O ही नहीं होता है, उसके अंदर कुछ और भी केमिकल मर्ज हो जाते हैं। तो रिवर वाटर्स केमिकल और सॉल्वेंट एक्टिविटी अफेक्ट soluble और partially soluble rocks it come into contact with. For instance, when water encountered limestone, means calcium carbonate, it dissolved the rock quickly, leading to its easy removal. अब इसका मीनिंग क्या है कि देखो जैसे कि पानी यानी वाटर फ्लो होता हुआ जा रहा है अर्थ के सरफेस पर, और रास्ते में मान लीजिए जो फ्लो होते हुए जा रहा है, ऐसे मान लीजिए माउंटेन से ओशियन की तरफ जाता है वाटर फ्लो होके, और रास्ते में कहीं पर लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर का रॉक मिला, तो वो पानी क्या करेगा कि चूने को तो घुला सकता है अपने साथ, डिसॉल्व कर लेगा। तो कई बार क्या होता है जो रिवर फ्लो हो रही है, जो उसका वाटर है वो डिसॉल्व कर लेगा। क्या करेगा वो, डिसॉल्व कर लेगा चीजों को, और इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। और मोस्टली ये लाइमस्टोन के साथ होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक एक्शन। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स a mechanical loosening and sweeping away of material due to sheer force of river water। तो रिवर के वाटर के फोर्स के थ्रू कुछ मैकेनिकल लूजनिंग हो जाना, मतलब रिवर के आसपास वाले एरिया का टूट जाना, और वो मटेरियल या जो पार्ट है जो टूटा है वो पानी के साथ फ्लो होता हुआ जा रहा है, उसे ही हम हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं। करंट टाइम में जितने भी जगह पे फ्लड आ रहा है, हिमाचल या फिर शिमला, ठीक है, या फिर यूपी बिहार, जिन भी एरियाज में फ्लड आ रहा है और फ्लड की वजह से घर मकान वगैरह टूट रहे हैं, ये भी क्या है, हाइड्रोलिक एक्शन ही है। Unlike the erosion techniques, this process does not involve any load or material. As water flows, some of it splashes against the river bank, infiltrating into cracks and fissures.
The water then erode the soft rocks it comes into contact with the picks up loose fragments from the river and riverbed transporting them away। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है वाटर फ्लो होने के थ्रू, इसमें सुना है चीजों के टूटने का ये थोड़ा तेज भी होगा। जैसे आप देखते ही हो जब वाटर फ्लो होता है स्पीड में तो चीजों को ब्रेक कर रहा होता है। प्लस ब्रेक करने का मतलब ही ये होता है कि किसी सॉलिड मटेरियल को लूज यानी छोटे-छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना। तो ये जो रनिंग वाटर है वो क्या करेगा, किसी भी रॉक को जो स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यू मतलब टाइट है, उसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा। उसको रिवर को उसके टुकड़े कर देगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक एक्शन। अगला है अट्रिशन। अट्रिशन मतलब दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एक प्रोसेस है जिसमें होगा क्या, wear and tear caused by the collision and rolling of material against each other। जैसे कि सपोज कर लो ये वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसके वाटर के नीचे जो बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, वो भी इसी साथ फ्लो हो रहे होते हैं और ये पत्थर के टुकड़े आपस में टकराते हुए जाएंगे और आपस में टकराते हुए क्या करेंगे, इरोजन कर रहे होंगे चीजों का और ब्रेक डाउन कर रहे होंगे। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, अट्रिशन। जितना भी मटेरियल के बॉटम में फ्लो हो रहा है इसके साथ, तो वो सब अट्रिशन में आएगा। कोर्सर रॉक अंडरगो ब्रेकडाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और जिन भी रिवर के अंदर फ्लो होने वाले मटेरियल यानी जो पत्थर कंकड़ है उसका साइज बड़ा है, तो वो टाइम के साथ इसमें क्या हो जाएगा, छोटा होता हुआ चला जाएगा और एक बार पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सैंड बन जाएगा डिकम्पोज होने के बाद यानी डिके होने के बाद। तो इसीलिए आपने देखा होगा रिवर के आसपास वाले जोन में ही आपको क्या मिलता है, सैंड मिलता है, रेत बनता मिलता है। अगर आपको रेत से और सीमेंट से घर बनाना है तो उसके लिए रेत चाहिए होगा। तो रेत कहाँ मिलेगा बेस्ट आपको, रिवर के पास, रिवर के बैंक के पास। क्यों मिलेगा ऐसा, क्योंकि उनके पास जो स्टोन था वो रिवर कहाँ से लेके आई थी, कोई भी रिवर ओरिजिनेट होती तो मोस्टली किसी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। तो अगर किसी रिवर के वाटर में कुछ स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, तो वो किसके होंगे, उस माउंटेन के होंगे। देन वो लगातार फ्लो हो रहा है वाटर, तो वो जो टुकड़ा है स्टोन का वो ऐसा नहीं कि किसी एक जगह रुक जाएगा, वो लगातार रोलिंग फॉर्म में लुढ़कते हुए आगे बढ़ता हो जाएगा। और लुढ़कने से आपको मालूम समझ में आ ही रहा है कि कोई भी स्टोन लगातार लुढ़कते हुए जाएगा तो उसके जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो हो जाएगा सर्कुलर, गोल गोल टाइप का है ना, चिकना। जैसे आप कभी रिवर किसी नदी में घूमने गए हो, नदी के आसपास आपने देखा हो वहां पे चिकने चिकने पत्थर मिलेंगे आपको व्हाइट कलर के, कभी फील किया है आप लोगों ने, जो बहुत चिकने से सॉफ्ट से पत्थर, ऐसा लगता है ना बिल्कुल मुलायम से पत्थर है, खाई जाओ इनको, है ना, वही है अट्रिशन। तो coarser rock undergo breakdown into smaller fragments during the process. The angular edges of rocks are smooth and softened, resulting in the formation of pebbles। तो ये वही चीज बोल रहा है कि जो किनारे होते हैं उसके, जो किनारे थोड़े तीखे या फिर थोड़े नुकीले हो सकते हैं, वो नुकीले किनारे जो होंगे वही किसमें फॉर्म कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मूथ और सॉफ्ट सरफेस में। स्मूथ और सॉफ्ट सरफेस का मतलब ये होता है कि आपको छूने पर, टच करने पर वो सॉफ्ट फील हो रहा होगा। और इस तरीके से ये 4 तरीके हैं लैंड वाटर के, कि वाटर का जो सरफेस पे जो फ्लो है उसकी वजह से कौन-कौन से लैंडफॉर्म बन सकते हैं। तो उन लैंडफॉर्म्स में स्टार्टिंग है वैली, जॉर्ज, कैनियन। अब इसी को कुछ लोग जॉर्ज बोलते हैं, कुछ लोग गॉर्ज बोलते हैं। जो लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं उन्हें लगता है ये जॉर्ज है और जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनको लग रहा होता है ये गॉर्ज है। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जॉर्ज बोलो या गॉर्ज बोलो, बात सही है दोनों ही। आपको स्पेलिंग लिखनी आनी चाहिए पहली बात तो। मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको स्पेलिंग का आइडिया होना चाहिए कि स्पेलिंग किस तरीके से लिखी जाएगी। और जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता देता हूँ मैं, आपके लिए जो काम है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था बट किसी ने किया नहीं है आई थिंक, वो काम क्या है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं आपके वर्ल्ड मैप के अंदर, इन सभी कॉन्टिनेंट्स को वन बाय वन, इनकी बाउंड्रीज पे कौन-कौन से कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से आप क्लॉकवाइज मूव कराते हुए, क्लॉकवाइज घुमाते हुए आप चलेंगे और जो जो नेम आ रहे हैं कंट्री के पहले वो लिख लेना। और अगर आपको उसी टाइम मैप में कैपिटल दिख पा रहा है तो कैपिटल लिख लो, नहीं तो बाद में गूगल कर लेना। तो हमें ये तैयार करना है हर एक कॉन्टिनेंट के लिए, भले ही आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ दीजिए,
लेकिन जो ऊपर वाले टॉप में है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में कर लीजिए आप आराम से करिए। सबसे पहले टारगेट बनाइए नॉर्थ अमेरिका का। तो नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं उन्हें याद करने की कोशिश करिए। जैसे कि पूरा एक वीक ले लो, जब भी टाइम मिलता है वीक के अंदर, कि एक कॉन्टिनेंट हमें एक वीक में तैयार करना है। अगर आप अभी से स्टार्ट करके अगर एक कॉन्टिनेंट को एक वीक में भी रेडी करते हैं, तब भी आपका ठीक ठाक से ये रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई है। अभी सभी लोग कर पाएंगे, है ना। एटलीस्ट अगर आप बाकी कुछ ना कर पाए तो आपको कंट्रीज के नेम तो लिख ही लेने हैं, जिससे आप एक बार फैमिलियर हो जाएंगे कि कौन 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 सी कंट्री कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है। और मिक्स इसलिए मत लिखना क्योंकि फिर आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, यानी आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आपने अलग एक साथ लिख दिया तो। आपको कॉन्टिनेंट वाइज लिखना है कि कॉन्टिनेंट लेना और फिर उसकी कंट्रीज और उनकी कैपिटल वगैरह को लिखिएगा, है ना। और हम ये लैंड फॉर्म स्टार्ट कर देंगे, और लैंड फॉर्म मतलब स्टार्ट कर ही दिया है। इसको ढंग से समझने के लिए आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मालूम होना चाहिए। अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो 9th क्लास एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी, ये आपको पढ़ के आने हैं। क्योंकि अगर आप पढ़कर नहीं आओगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो सब कुछ हवा में जा रहा होगा, है ना। जैसे ये लैंड फॉर्म की अगर हम बातें कर रहे हैं अभी, तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आपने खुद ने नहीं रीडिंग की हुई होगी। तो एक बार आपको रीडिंग करके आना है ना। और ये पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ जितने अभी इसमें टॉपिक होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। या फिर ऐसा कर सकते हो कि पहले आप 9th 10th ही रेडी कर लो, क्योंकि एक दो दिन तो आपको 9th 10th की एनसीईआरटी का सेकंड और थर्ड चैप्टर करने में लग ही जाएगा। तो आपको रेडी करना है सेकंड और थर्ड चैप्टर, और ये मैप वाला काम ये करना है। ठीक है, कल क्लास होगी, मॉर्निंग में कल रखेंगे हम लोग। तो जो एक कोई कंटेंट हो जाए वो तैयार कर लीजिएगा कल तक। एंड 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और 3 ये आपको पढ़ना है। सभी लोगों के पास एनसीईआरटी होंगी, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पे आपको 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी मिल जाएंगी। और अगर वहाँ से भी डाउनलोड नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली नेट से एनसीईआरटी की साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, लक्ष्मी मैम वाली क्लास चल रही है आप लोगों की? ठीक है, तो धीमे धीमे वो और इम्प्रूव हो जाएंगी चीजें। और देखते हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो अच्छा ही है। बस उनके थोड़े से जो आप लोग ज्वाइन वगैरह कर लेना उनको, फेसबुक पे या फिर जो भी वो बता रहे हो आपको, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वगैरह पे, है ना। वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, फ्यूचर में कुछ ना कुछ मटेरियल वहां पर भी आता रहेगा। ओके। और आई थिंक वो वीडियो भी अपलोड कर ही रही होंगी, है ना, एक दिन के गैप के अंदर वीडियो वगैरह अपलोड हो रहे होंगे उसमें। हो रहे हैं। हाँ, ठीक है।